नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात शौर्य के उत्सव की करेंगे, जिसका आगाज भारत के सशस्त्र सेनाएं देश के अलग अलग हिस्सों में कर चुकी हैं। अब से 4 दिन बाद यानी 16 दिसंबर को भारत पाकिस्तान युद्ध के 54 साल पूरे हो रहे हैं। उस युद्ध में भारत के तीनों सेनाओं ने पराक्रम की स्याही से दुनिया के नक्शे पर एक नया मुल्क तामीर कर दिया था। पराक्रम की इसी गाथा को हम आज तक पूरे शान से सुनाते और मनाते आ रहे हैं। 1971 की जंग में नौसेना ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को समंदर की गहराइयों में दफन कर दिया था। तब से लेकर आज तक 4 दिसंबर को नौसेना हर साल समंदर में भारतीय शौर्य का पर्व मनाती है। कई चरणों में होने वाले समारोह का समापन होता है मुंबई में। इस बार भी गेटवे ऑफ इंडिया पर बीटिंग द रिट्रीट के साथ नेवी ने बेहद शानदार अंदाज में शौर्य का ये उत्सव मनाया। तो वहीं सन 1971 में लिखी गई गर्व की उसी दास्तान को याद करते हुए भारतीय वायुसेना ने असम के मोहनबाड़ी एयरबेस पर विजय दिवस का शानदार उत्सव मनाया। इस मौके पर वायुसेना ने गगनभेदी गर्जना के साथ दुनिया को अपना दमखम दिखाया। इंडियन एयरफोर्स ने 1971 के युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। हमारे वायुवीरों ने 1971 की उस स्वर्णिम जीत के पलों को असम के आसमान पर एक बार फिर से जिंदा कर दिया। मेरा सारथी मैं स्वयं हूँ। मैं दिग्विजय पर जाऊंगा। मैं शांति नहीं, शक्ति दूत हूँ। विजय का परचम लहराऊंगा। 1971 के युद्ध में हमारे वायुवीरों ने वाकई विजय का परचम लहराया था। ये उत्सव उसी विजय पताका की याद में है, जहां भारत के भाल पर अपने शौर्य से तिलक लगाने वाले वायुवीरों ने विजय दिवस का उत्सव मनाया। ये तस्वीरें असम के मोहनबाड़ी एयरपोर्ट स्टेशन में मनाए गए उसी विजयोत्सव की हैं। विजय दिवस के उत्सव में एयर चीफ मार्शल एपी सिंह समेत वायुसेना के कई बड़े अधिकारी शामिल हुए। आपको बता दें, इस साल 16 दिसंबर को भारत पाकिस्तान युद्ध के 54 साल पूरे हो रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स ने 1971 के युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। 3 दिसंबर 1971 को युद्ध की शुरुआत हुई थी। पाकिस्तानी वायुसेना ने पूरी प्लानिंग के साथ इंडियन एयरफोर्स के श्रीनगर, अमृतसर और पठानकोट बेसों पर हमला बोल दिया था। उस वक्त पाकिस्तान को ये एहसास नहीं था, लेकिन आने वाले 2 हफ्ते उसकी कुंडली पर बेहद भारी पड़ने वाले थे, क्योंकि इसके बाद भारतीय वायुसेना अपने पूरे दमखम के साथ पाकिस्तानी बेसों को नेस्त नाबूद करने में जुट गई। यहाँ पे मदद चाहिए थी, चाहे वो नेवी को हो चाहे वो आर्मी को, वो एयरफोर्स पहुंचा रही थी। जहाँ पे हमने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का भी इस्तेमाल काफी किया था ईस्ट में, जैसे कि टंगेल में किया था। तो कई सारी ऐसी चीजें थी जिसके कारण पूरे हवाई क्षेत्र में हमारा पूरा डोमिनेशन था, और जिसके कारण की ग्राउंड ऑपरेशंस बहुत ही फास्ट और बहुत ही मतलब तेज और बहुत ही कम से कम नुकसान, खुद को नुकसान के साथ कर पाए।
आधी सदी पहले लिखी गई शौर्य और पराक्रम की उन्हीं कहानियों को मोहनबाड़ी एयरबेस पर फिर से दोहराया गया। इस खास मौके पर वायुसेना ने अपने प्रदर्शन में 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध की विजय गाथा को दर्शाया। युद्ध में शामिल जगहों और लोगों से जुड़े कॉल साइन के साथ कई फॉर्मेशन दिखाए गए। Led by Group Captain Digvijay Singh Katoj. On 3rd of December 1971, 3 दिसंबर को पाकिस्तान की हिमाकत के बाद भारत के MiG-21 विमानों ने 500 किलोग्राम के बमों से तेजगांव और कुर्मीतोला में पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई बेसों के पर खच्चे उड़ा दिए थे। इंडियन एयरफोर्स के उसी एक्शन की याद में मोहनबाड़ी में विजय फॉर्मेशन बनाया गया। आपको बता दें कि 1971 युद्ध के दौरान लोंगेवाला की जंग में जब आर्मी को जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान के नापाक इरादों का फन कुचलने के लिए आसमान से किसी फरिश्ते की तरह रण में उतरी थी भारतीय वायुसेना। वायुसेना के 4 हंटर विमानों ने राजस्थान के लोंगेवाला में एक पूरी हथियारबंद रेजिमेंट को खत्म कर दिया था। एक कंपनी थी पंजाब रेजिमेंट की जिन्होंने उनको काफी देर तक रोका। और सुबह क्या हुआ कि जब ये मतलब मैसेज जब मिला था एयरफोर्स को कि ऐसे टैंक्स है अटैक कर रहे हैं और हमारे डिफेंसेस तब वहां पे इतने नहीं थे, तो हंटर्स ने ये अटैक लॉन्च किया और बार बार अटैक करते रहे। तकरीबन कुछ हिसाब से 30-37 तक के टैंक उनके या तो पूरी तरह डिस्ट्रॉय बर्बाद कर दिए या फिर निकम्मे हो गए थे। और इसके कारण उनका जो पूरा ऑफेंसिव था वो पूरा स्टॉल हो गया, मतलब पूरा उसको हम रोकने में कामयाब हो गए। पहले पश्चिम और फिर कराची पोर्ट बॉम्बिंग के बाद भारत के बढ़ते कदमों को देखकर जनरल नियाजी ने पूर्व में किलेबंदी की रणनीति अपनाई। देखते ही देखते ढाका तक पहुंचने वाले सारे शहरों को किले में तब्दील कर दिया गया। अपनी तरफ बढ़ते खतरे की आहट भांपकर पाकिस्तान की फौज ने अपनी पूरी ताकत ढाका की रक्षा के लिए झोंक दी। ढाका की किलेबंदी शुरू हो चुकी थी। वहां तक पहुंचने वाले पुलों और सड़कों को तबाह किया जा रहा था। पाकिस्तान ने मेघना नदी के पुल को उड़ा दिया था। तो इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना की 4थी कोर और बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी के सैनिकों को भारतीय वायुसेना ने मेघना नदी के उस पार बांग्लादेश के राजपुरा में उतारा था। उसी की याद में मेघना फॉर्मेशन को आकार दिया गया। पाकिस्तान की इन्हीं कोशिशों के बीच भारत ने भी अपनी सारी शक्ति ढाका पर केंद्रित कर दी थी। भारत ने आगे बढ़ने का ऐसा रास्ता निकाला पाकिस्तान जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। 11 दिसंबर 1971 की शाम भारतीय वायुसेना के विमानों ने 2nd पैराशूट बटालियन के 700 पैराट्रूपर्स को टंगेल में एयर ड्रॉप किया। सर्दियों की शाम के धुंधलके में इन पैराट्रूपर्स ने हवा में जंप किया और नीचे पहुंचकर दुश्मन का इंतजार करने लगे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये सबसे बड़ा एयर ड्रॉप ऑपरेशन था। पाकिस्तानी सैनिकों को छकाने के लिए कुछ पुतले भी पैराशूट से उतारे गए ताकि दुश्मन पैराट्रूपर्स की असली संख्या को लेकर धोखे में रहें। टंगेल के जाबाज कमांडो ने अपना काम करने में बस 4 घंटे का वक्त लगाया। हमारे पैराट्रूपर्स ने पाकिस्तानी ब्रिगेड की धज्जियां उड़ा दी। कई सैनिक खुले खेतों में भागे, कुछ लड़ते लड़ते मारे गए और बहुत सारे बंदी बना लिए गए। संसाधनों की कमी जरूर थी लेकिन हौसलों की नहीं। ढाका अब बस 100 किलोमीटर दूर था। इसी बीच युद्ध पर ढीली पड़ती पकड़ के बीच ईस्ट पाकिस्तान के गवर्नर ने सूबे के तमाम आला अधिकारियों के साथ ढाका के गवर्नमेंट हाउस में आपात बैठक बुलाई। तभी अचानक बमों से लैस भारत के 4 विमानों ने तेजपुर बेस से ढाका की इस इमारत की ओर उड़ान भर दी। इमारत पर जब बम गिरा तो मीटिंग शुरू हो चुकी थी। इस बमबारी से पाकिस्तान के गवर्नर ऐसे डरे कि वहीं खड़े खड़े पद से इस्तीफा दे दिया। पाकिस्तान सरकार का हर अधिकारी अपनी जान बचाने के लिए रेड क्रॉस के बनाए न्यूट्रल जोन की तरफ भाग खड़ा हुआ। इंडियन एयरफोर्स ने ये गवर्नमेंट हाउस पे MiG-21 के साथ एक अटैक किया। रॉकेट अटैक था वो,
जिससे, और वहां पे उनकी मीटिंग चल रही थी, वो गवर्नर भी वहां पे मौजूद थे। और जब ये अटैक हुआ तो जो किताबों में जो लिखा है कि ये सब लोग छुप गए जो फर्नीचर था उसके नीचे, और तब वो इतने हिल गए कि उन्हें पता चला कि अब वो कोई भी उनको बचा नहीं सकता, कोई उनकी बचाव के लिए आ नहीं सकता, क्योंकि हर तरह से, जमीन से, समुंदर से और हवा से पूरा वर्चस्व जिसे कहते हैं वो सब भारत के पास था। और तब उनका पूरा जो हौसला था, जो कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ था, पूरा हौसला टूट गया और उन्होंने तय कर लिया कि अब हम अपनी जान को खुद बचाएंगे। एयरफोर्स ने 1971 के उस अहम ऑपरेशन की यादों को मोहनबाड़ी एयरबेस पर एक बार फिर ताजा कर दिया। दिसंबर को 93,000 पाकिस्तानियों ने एक साथ सरेंडर किया। एक एक पाकिस्तानी सैनिक ने हथियार डाला। जनरल नियाजी ने आंसू भरी आंखों से अपनी पिस्तौल सौंपी। इसके साथ ही दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान की सूरत हमेशा के लिए बदल गई। जीत के उन स्वर्णिम पलों को लाने में भारतीय वायुसेना के पराक्रम की बेहद बड़ी भूमिका थी। आसमान पर हमारी विजय पताका फहराने की उन्हीं स्वर्णिम यादों की गर्जना से असम का मोहनबाड़ी एयरबेस गौरवान्वित हुआ। डिब्रूगढ़ से पूर्ण विकास वोरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब हम आपको दिखाते हैं बीटिंग द रिट्रीट समारोह की एक झलक। हर साल नौसेना दिवस समारोह का समापन बीटिंग द रिट्रीट के साथ होता है। मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया एक बार फिर इस गौरवशाली इवेंट का गवाह बना और साथ ही गवाह बना उस गर्व भरी कहानी का, जिसकी याद में हर साल नौसेना दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई थी। शौर्य का उत्सव है। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर हर तरफ भारतीय नौसेना के जज्बे, जोश और वीरता के रंग बिखरे थे। मौका था नौसेना के बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी और टैटू समारोह का, जब भारत के जल प्रहरियों का जोश आसमान और सागर को एक कर रहा था। इंडियन नेवी हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाती है। इसी के उपलक्ष्य में हर दिसंबर में गेटवे ऑफ इंडिया पर भव्य बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन होता है। इस साल भी पराक्रम की इस परंपरा को बेहद शानदार अंदाज में निभाया गया, जहां भारतीय नौसेना ने अपनी ताकत, रण कौशल, अनुशासन और समन्वय का अद्भुत प्रदर्शन किया। भव्य कार्यक्रम में हर साल भारतीय नौसेना के जहाज, पनडुब्बी, विमान और विशेष बल अपने रण कौशल का परिचय देते हैं। इस दौरान लोगों को नौसेना की मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के अलग अलग पहलुओं को देखने और समझने का मौका मिलता है और नौसेना के बारे में उनकी जानकारी बढ़ती है। इस बार भी बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के दौरान ऐसा ही नजारा देखा। नौसेना के कार्यक्रम में आसमान पर विमान और सागर पर युद्धपोत अपना पराक्रम दिखा रहे थे, तो वहीं जमीन पर नौसेना के बैंड देशभक्ति की धुनों से समा बांध रहे थे। ये भारत की नौसेना के पराक्रम के जश्न की शानदार तस्वीर थी। मुंबई का आसमान शौर्य की रोशनी से जगमगा रहा था और ये तस्वीरें देखकर गर्व से अभिभूत देश भारत की जल सीमा की प्रहरियों को नमन कर रहा था। आपको बता दें, शौर्य के इस उत्सव के पीछे पराक्रम और साहस की वो कहानी है जो 54 साल पहले सागर के सीने पर लिखी गई थी। 1971 का वो दिसंबर अपने साथ पाकिस्तान के पतन की तारीख लेता आया था और उस तारीख को लिखने में
भारतीय नौसेना ने बड़ी भूमिका निभाई थी। बिना उकसाए पाकिस्तान युद्ध की आग को हमारी सीमाओं के भीतर ले आया था। अब युद्ध को पाकिस्तान की चौखट तक ले जाने की हमारी बारी थी। 1971 के युद्ध में यहीं से शुरू हुई भारतीय नौसेना के पराक्रम की अद्भुत कहानी। भारतीय नौसेना के तत्कालीन नेवी चीफ एडमिरल एस.एम. नंदा ने वेस्टर्न सीबोर्ड के कमांडर वाइस एडमिरल एस.एन. कोहली को पाकिस्तान के युद्धपोत और बंदरगाहों को तबाह करने के लिए सबसे घातक नेवल फ्लीट को रवाना करने का निर्देश दे दिया। पाकिस्तान को सबक सिखाने की जिम्मेदारी नौसेना की 22nd मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन को सौंपी गई। आदेश मिलने के साथ ही भारत के तटों पर हाल ही में लाई गई नई नवेली OSA क्लास मिसाइल बोट्स के बेड़े के साथ 22वीं स्क्वाड्रन ने इस युद्ध में वो रणनीति अपनाई जिसकी पाकिस्तान ने कल्पना भी नहीं की थी। पाकिस्तान का काल बनने जा रहे इस बेड़े में INS वीर, विद्युत, निपत, निर्घात, विनाश, विजेता और निर्भीक युद्धपोत को शामिल किया गया था। 1971 की जंग में ये युद्धपोत पाकिस्तान को घात पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाने वाले थे। सोची समझी रणनीति के तहत भारत का नौसैनिक बेड़ा दिन के दौरान कराची से 250 किलोमीटर के डायमीटर पर मौजूद था। शाम होते होते ये कराची से 150 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच गया। नौसेना के बड़े युद्धपोतों के जरिए छोटी मिसाइल बोट्स को खींचकर कराची बंदरगाह के दक्षिणी छोर के नजदीक पहुंचाया गया, जहां से वो तेज गति के साथ कराची बंदरगाह पर सीधा हमला बोलकर वापस आ सकते थे। और हुआ भी यही। एडमिरल जो हमारे उस समय चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे, उन्होंने एक योजना बनाई जो बड़ी सरप्राइजिंग थी। इन शिप्स को, मिसाइल बोट्स को, जो हमारे 3 मिसाइल बोट्स थे, ये जैसे हमने कहा आपको कि INS निपत, निर्घट और वीर, ये 3 शिप्स थे जो कैपेबल हाई स्पीड सरफेस टू सरफेस मिसाइल कैपेबल विद गुड रेडार, सर्च रेडार, सर्वेलेंस रेडार और गनरी रेडार, अटैक रेडार से इक्विप्ड थे। इनको ले जाया गया खींच के किल्तान और कच्छल, जो हमारे ऑफशोर पेट्रोल वेसल, जो हमारे उस समय पेटिया क्लास, कॉर्बेट क्लास वेसल्स थे, वो इनको खींच के ले गए नॉर्थ गुजरात कोस्ट में और इनको फिर अकेले ऑपरेट करने के लिए छोड़ा गया। कोर्स चेंज किया गया। रात 4 और 5 दिसंबर 1971 की रात को भारतीय सेना के योद्धा ट्राइडेंट फॉर्मेशन में आगे बढ़ने लगे। कराची बंदरगाह से 40 मील पहले INS निर्घात ने एक रडार कांटेक्ट की सूचना दी। INS निर्घात से 25 मील की दूरी पर ये पाकिस्तान का बैटल डिस्ट्रॉयर PNS खैबर था। PNS खैबर की आहट मिलते ही तुरंत अटैक की इजाजत मांगी गई। इजाजत मिली और भारतीय जाबाजों की मिसाइल सीधी जाकर PNS खैबर से टकरा गई। इसके बाद दागी गई दूसरी मिसाइल ने PNS खैबर को 3 टुकड़ों में बांट दिया। कराची से 35 नॉटिकल मील दूर PNS खैबर सागर की गर्त में समा चुका था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। INS निर्घात अपना शिकार कर चुका था, लेकिन INS निपत और वीर अब भी उसी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। इसके बाद INS वीर ने पाकिस्तान के माइन स्वीपर PNS मुहाफिज के परखच्चे उड़ा दिए। रात खत्म होने से पहले INS निपत ने पहले कराची बंदरगाह को निशाना बनाकर पहली मिसाइल दागी और फिर बंदरगाह पर मौजूद फ्यूल टैंक से लेकर तमाम इंस्टॉलेशंस को एक एक करके तबाह कर दिया। इसके बाद भारतीय नौसेना ने 8 दिसंबर की रात को एक और साहसी हमला किया। इस बार मिसाइल बोट विनाश 2 फ्रिगेट्स त्रिशूल और तलवार के साथ अपने मिशन पर निकली। विनाश से मिसाइल फायर करने की जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट कमांडर विजय जेरथ को सौंपी गई थी। 8 दिसंबर 1971 की रात
11 बजे का समय था। कमांडिंग ऑफिसर विजय जेरिथ के नेतृत्व में 30 नौसैनिक कराची पर दूसरा हमला करने की तैयारी कर रहे थे। तभी लेफ्टिनेंट कमांडर विजय जेरिथ ने रडार की तरफ देखा। उसी समय एक पोत धीरे धीरे कराची बंदरगाह से निकल रहा था। अभी वो पोत की पोजीशन देख ही रहे थे कि उनकी नजर केमारी तेल डिपो की तरफ गई। कमांडर जेरिथ ने मिसाइल लोड की और केमारी के तेल टैंकरों की तरफ दाग दी। जैसे ही मिसाइल ने तेल टैंकरों को हिट किया, पाकिस्तान की धरती पर जैसे प्रलय आ गया। उत्तर से लेकर पूर्व तक सारे क्षितिज में आग लगी हुई थी। भारत के लिए बड़ी बात ये भी थी कि ऑपरेशन ट्राइडेंट की तरह ही ऑपरेशन पाइथन के दौरान भी भारतीय बलों को कोई नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन इस विनाशकारी आक्रमण से पाकिस्तानी नौसेना को इतना बड़ा झटका लगा था कि वो आने वाले कई सालों के लिए अपंग बनकर रह गई थी। ऑपरेशन ट्राइडेंट को आधुनिक नौसैनिक इतिहास में सबसे सफल ऑपरेशंस में से एक माना जाता है। शौर्य का ऐसा अभूतपूर्व प्रदर्शन करने के चलते नौसेना की 22वीं मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन को किलर्स की उपाधि दी गई। सागर के सीने पर भारत की विजय पताका फहराने की उन्हीं स्वर्णिम यादों का जश्न नौसेना हर साल इसी भव्यता से मनाती आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए आप भी शामिल हो जाइए शौर्य के उत्सव में और सेलिब्रेट कीजिए इसे। फिलहाल इजाजत दीजिए, अच्छी खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए GNT।